कूलम्ब्स लॉ। बेसिकली कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, अपने क्या क्या पढ़ लिया, चार्ज पढ़ ली और उसको इंड्यूस कैसे करते हैं, उसको प्रोड्यूस कैसे है, एक नॉन एक कंडक्टिंग बॉडी थी उसके अंदर चार्ज कैसे प्रोड्यूस करते हैं, पढ़ लिया। चार्ज क्या होता है, एक ऐसी बेसिक प्रॉपर्टी जो क्या क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, उसी को क्या बोलता हूँ, चार्ज बोलता हूँ मैं। क्या बोलता हूँ, चार्ज बोलता हूँ। आवेश बोलता हूँ जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसी को क्या बोलता हूँ मैं। ऐसा पदार्थ है, एक ऐसी बॉडी, एक वस्तु जाके आपको, एक ऐसी वस्तु जो क्या प्रोड्यूस करती है, क्या उत्पन्न करती है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, उसी को बोलता हूँ। कितने टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, इसके कारण है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी के कारण पॉजिटिव चार्ज आते हैं, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण नेगेटिव चार्ज आते हैं किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के पास। चार्ज की यूनिट क्या है, यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। अब चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, कंजर्वेशन प्रॉपर्टी होती है, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी होती है, और बेसिक प्रॉपर्टी होती है। और बाकी क्या, चार्ज को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तीन मेथड पढ़े जाते हैं, एक फ्रिक्शन, एक कंडक्शन और एक इंडक्शन। आवेश घर्षण के द्वारा और प्रेरण के द्वारा, किसके द्वारा, प्रेरण के द्वारा। अब मैंने बताया था कि दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्या होते हैं, दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये दो चार्ज सेम नेचर के हैं, समान प्रकृति के हैं, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और दो चार्ज अपोजिट नेचर के हैं, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। तो आकर्षण और रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब दो चार्ज के बीच में, दो बॉडी यदि है, दो बॉडी के बीच में आकर्षण हो रहा है। जैसे मैं आपको ये दो बॉडी बताऊँ, ये दो बॉडी है, इनके बीच में आकर्षण हो रहा है या प्रतिकर्षण हो रहा है, तो बीच में इसका मतलब क्या है, इनके बीच कोई फोर्स कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई फोर्स कार्य कर रहा है। वही फोर्स कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो पहली बात है किसके अकॉर्डिंग होगा, किस प्रकार से फोर्स कार्य करेगा, ये किसने बताया, कूलम्ब्स ने बताया। कूलम्ब्स ने क्या कहा, यदि दो चार्ज लेते हो, मैं क्या लेता हूँ, दो चार्ज लेता हूँ, उसने क्या था, दो पॉइंट चार्ज लेता हूँ, क्या लेता हूँ, दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है, जो दो 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 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, क्या कहा था कि दो पॉइंट चार्ज है, एक लेता हूँ Q1, एक लेता हूँ Q2, ये दोनों के बीच डिस्टेंस की दूरी को r डिस्टेंस पर रखता हूँ, किस पे रखता हूँ, r डिस्टेंस पर रखता हूँ। तो दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, Q1 और Q2 के चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा, और जो लगने वाला फोर्स है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा, तो कूलम्ब ने क्या कहा कि दो बिंदु आवेश को r दूरी पर रखा जाता है, तो उनके मध्य लगने वाला बल
और इसलिए गुणनफल के समानुपाती गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? कूलॉम से ये कहा था, कूलॉम से क्या कहा था कि दो फोर्स है, जो रोने वाला फोर्स है वो किसके समानुपाती होगा? तो चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होगा तथा उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो लिखते हैं अपने कि फोर्स क्या है कि 1/2 के प्रोपोर्शनल होगा और F क्या होगा? 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा। यदि आप दोनों को लिखते हैं F बराबर F प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन r²। यदि प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है कि की वैल्यू कितनी होती है? 9.9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ये होती है। अब मैं यदि इसकी यूनिट की बात करता हूँ, फोर्स की यूनिट की बात, इसकी यूनिट की बात करता हूँ, के की यूनिट की बात करता हूँ, यूनिट ऑफ के। तो के बराबर क्या हो जाएगा? के क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, तो चलिए देखते हैं के क्या है? एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है कि मीडियम डिपेंड करती है, किसकी डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये माध्यम में निर्भर करता है। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इसको बोलता हूँ मैं वैक्यूम की permittivity of vacuum इसकी भी फिक्स वैल्यू होती है। क्या होती है? 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होती है? कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.85 × 10⁻12 permittivity of vacuum। क्या होती है? permittivity of vacuum निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। अब मेरे पास एक कांस्टेंट आया था। क्या है? कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की यदि मैं यूनिट निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? के बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे के बराबर हो जाएगा r² अपॉन Q1 Q2। F क्या है? फोर्स, R क्या है? डिस्टेंस, Q1 और Q2 क्या है? चार्ज। तो फोर्स की ऐसे यूनिट क्या होती है? ऐसे यूनिट ऑफ की। फोर्स की यूनिट ऐसे यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। तो के की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर पर
कॉलम स्क्वायर क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर पर कॉलम स्क्वायर। ये बात हमने अपने किसने कहा था, कॉलम्स ने कहा था। किसने कहा था, कॉलम्स ने कहा था। अब ये क्या करेगा, अब मैं तो ये तो हो गया आपका कि F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F बराबर K Q2 अपॉन R स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैक्यूम की परमिटिविटी, वैक्यूम की परमिटिविटी। अब बात करते हैं हम फोर्स की। फोर्स किस क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हम जानते हैं फोर्स किस क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन होती है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब हम क्या देखते हैं, कॉलम्स ने दे तो दिए कि दो पॉइंट चार्ज है मेरे पास में, तो दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उनके एवरेज के प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स के प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ उस फोर्स की डायरेक्शन, तो फोर्स भाई मैं जानता हूँ क्योंकि फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी फिक्स डायरेक्शन होती है। अब डायरेक्शन की बात करता हूँ तो ये दो सेम चीज, दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। और ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं, ये दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो उसने एफ एक्ट है जो लगने वाला बल है, कि जो लगने वाला बल है, जो लगने वाला बल है, लगने वाला बल है वो किसके अनुसार होगी, सहरे की होगा। क्या होगा, लाइन एक्टिंग जॉइनिंग होगा। यहाँ तक होगा। अब यदि मैं बात करता हूँ दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, इसके बाद में फोर्स के बीच में ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ। ग्राफ F वर्सेस 1/r स्क्वायर के बीच में मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ। मेरा ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, निबंध को लिए बताएगा फोर्स हो जाएगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि यदि दो लगने वाला फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसकी चार्ज मल्टीप्लिकेशन के। और यदि कांस्टेंट हटाते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है। नियतांक की वैल्यू होती है 9.9 × 10⁴ न्यूटन। अब मैं बात करता हूँ, इसमें बताया कि फोर्स की क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन किसके अंदर होती है मेरे पास, वेक्टर के अंदर। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसके वेक्टर फॉर्म की चर्चा करते हैं।
वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स नेम का वेक्टर फॉर्म। मैं बात करता हूँ कॉलम्स की वेक्टर फॉर्म की नेम की बात करता हूँ। 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, क्या है 2 चार्ज है पॉइंट Q1 और Q2। मैं मानता हूँ दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज, क्या मान रहा हूँ दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, क्या है दोनों पॉजिटिव चार्ज। यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षण होगा दोनों के बीच में। ये चार्ज प्रतिकर्षण किस चार्ज की वजह से कर रहा है, इस चार्ज की वजह से प्रतिकर्षण कर रहा है। तो यदि प्रतिकर्षण कर रहा है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। इस फोर्स को बोल देता हूँ F12। चार्ज 1 पे चार्ज 2 के कारण लगने वाले फोर्स क्या बोलता हूँ, चार्ज 1 के कारण चार्ज 2 के कारण चार्ज 1 पे लगने वाला फोर्स। अब Q2 की बात करता हूँ, क्या करता हूँ Q2 की बात करता हूँ, तो का चार्ज Q2 पे लगने वाला फोर्स किसके कारण होगा, Q1 के कारण। क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी फोर्स की डायरेक्शन। इसको बोल देता हूँ F21, चार्ज 2 पर चार्ज 1 के कारण लगने वाला फोर्स। यदि ये डायरेक्शन मेरे पास में इस वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन r1 माइनस r2 है, ये डिस्टेंस मेरे पास में r2 माइनस r1 है। मुझे जानता हूँ डिस्टेंस कितनी होती है, r होती है, यही तो है। अब F12 की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं, F12 की वैल्यू क्या होती है, कूलम्ब्स मीन की क्या होती है, कि Q1 Q2 अपॉन दोनों की डिस्टेंस क्या है, r1 माइनस r2। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका यूनिट वेक्टर लेते हैं। भाई क्लास के अंदर पढ़ा था कि यदि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को मुझे डायरेक्शन दर्शानी है तो उसके क्या लेता हूँ, यूनिट वेक्टर लेता हूँ। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, r1 माइनस r2 का यूनिट वेक्टर, ये तो होगा। अब F12 बराबर क्या होगा, k Q2 अपॉन r1 माइनस r2 का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, यदि मैं देखता हूँ तो यूनिट वेक्टर a के बराबर क्या होता है, a वेक्टर अपॉन यदि वेक्टर a अपॉन इसका एम्पलीट्यूड, यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, उसका वेक्टर फॉर्म अपॉन उसका एम्पलीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड, यही तो उसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। तो क्या होगा, इसकी वेक्टर फॉर्म r1 माइनस r2 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड r1 माइनस r2। तो F12 बराबर क्या हो जाएगा, k Q2 अपॉन r1 माइनस r2 का स्क्वायर इंटू r1 माइनस r3, ये कितना कितना रहेगा, r1 माइनस r2 का क्यूब इंटू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। F12 की वैल्यू ये होगी। अब निकालते हैं F21 की वैल्यू, क्या निकालते हैं, F21 की वैल्यू। F12 की वैल्यू क्या होगी, कूलम्ब्स के नियम के अनुसार k Q1 Q2 अपॉन r2 माइनस r1 का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, r2 माइनस r1 का यूनिट वेक्टर लेंगे बराबर k Q1 Q2 अपॉन r2 माइनस r1 का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर किसे लेते हैं, r2 माइनस r1 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड,
इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। F12 बराबर क्या होता है यहाँ कि Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का Q इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर। यदि मैं यहाँ से -1 कॉमन ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, -1 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आएगा F12 बराबर कि Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का Q R1 माइनस R2। अब ये देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इसको फर्स्ट नाम दे देता हूँ, इसको सेकंड नाम दे देता हूँ। कंपेयर करो 1 और 2, क्या करो, कंपेयर 1 and 2। F12 बराबर क्या हो जाएगा F21। क्या मतलब है इसका कि इस पे लगने वाला फोर्स और इस पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन तो अलग अलग होंगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। यही तो होता है, यदि इसका मैग्नीट्यूड है दोनों तरफ मोड़ दे दो कि इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड और इस पॉइंट पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। अपने को यही प्रूव करना था, ये प्रूफ हो गया। वेक्टर फॉर्म यही तो होता है। वेक्टर क्या दर्शाता है, किसी भी क्वांटिटी की क्या दर्शाता है, डायरेक्शन दर्शाता है। और यहाँ पे डायरेक्शन की साइड पे अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या रहेगा, ये प्रूव कर दिया कि ये वेक्टर फॉर्म है। यही तो होता है। इसको नोट कर लो। अब मैं बात करता हूँ गुरुत्वाकर्षण बल। पहले बात करता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स। Fg बराबर क्या होता है, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यही होता है। G क्या होता है, तो नेता गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स की वैल्यू क्या होता है, G1 m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और अपने अभी भी लिखा था, दो आवेश के बीच, दो चार्ज के बीच लगने वाला कौन सा फोर्स होता है, उस फोर्स को क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलता हूँ, स्थिर विद्युतीय बल बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, स्थिर विद्युतीय बल बोलता हूँ। इसकी वैल्यू क्या होती है कि Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। r क्या है, दो मास के बीच में डिस्टेंस, r क्या है, दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्या सिमिलरिटीज होती है। अब ये पता करते हैं, क्या पता करते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इनके बीच में तो क्या सिमिलरिटीज होती हैं और क्या डिफरेंस होता है। बात करता हूँ पहले सिमिलरिटीज की बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लेता हूँ, सिमिलरिटीज की बात कर लेता हूँ। पहली सिमिलरिटी क्या है,
जो फोर्स है, जो बल है, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, चाहे एफ हो चाहे एफ जी हो। क्या होगा, दूरी की वर्ग की समानुपाती होता है। दूसरा क्या होगा भाई, पहला सिमिलरिटी तो ये होगा कि दोनों फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होंगे। दूसरा होगा एक्ट along line joining center, act along line joining center। भाई ये दोनों जो फोर्स लग रहे हैं Q1 और Q2 किसके अकॉर्डिंग लग रहे हैं, एक लाइन के अकॉर्डिंग, उसके सेंटर और सेंटर को ज्वाइन कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग लग रहे हैं। अब दोनों के बीच में क्या देखता हूँ, ये दोनों की समान सिमिलरिटीज होगी। क्या सिमिलरिटीज होगी कि दोनों फोर्स किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, इनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि क्या करते हैं, एक्ट अलोंग लाइन जोइंग द सेंटर। दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, दोनों के बीच में जो पहला डिफरेंस होता है कि एफ जी ऑलवेज, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किस नेचर का होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। क्या रहता है, अट्रैक्टिव नेचर का रहता है। ये आपने कभी देखा है क्या कि दो चार्ज है, जैसे यहाँ पे तो ये वापस ऊपर चला जाएगा, दो बॉडी है, दोनों के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन तो लगता है। वो अट्रैक्शन कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। लेकिन चार्ज ऐसा रहती है कि चार्ज यदि समान नेचर का है तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा। और यदि अपोजिट नेचर का है, क्या है, यदि अपोजिट नेचर का है तो दोनों के बीच में क्या रहेगा, अट्रैक्शन होगा। जो ऐसी है वो ऐसी वो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बोथ नेचर। अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों नेचर का रहेगा। अब मैं बात करता हूँ दूसरा पॉइंट की। अट्रैक्टिव हो गए, अट्रैक्शन और रिपल्सन हो गए। अब मैं बात करता हूँ, मैंने ये बात बताया था कि क्या होते हैं, क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं जो डिपेंड करते हैं किसपे, मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। लेकिन जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। चाहे उसको किसी भी मीडियम में रख दो, दोनों बॉडी के बीच में समान ग्रेविटेशन लगेगा। दोनों बॉडी के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसकी वैल्यू समान। जैसे मैं बात करता हूँ, ये दो बॉडी मेरे पास में, यदि दोनों बॉडी को, दोनों वस्तुओं को मैं वाटर के अंदर रखता हूँ, जल के अंदर रख देता हूँ, तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करेगा जो वैक्यूम के अंदर कार्य कर रहा है। क्योंकि ऐसा चार्ज के अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर नहीं होता, चार्ज के अंदर ऐसा नहीं होता। चार्ज के अंदर यदि दो चार्ज लेता हूँ, मैं कहता हूँ 2 पॉइंट चार्ज लेता हूँ, यदि वैक्यूम के अंदर जो बीच में लगने वाला फोर्स है, जो वाटर के बीच में लगने वाला फोर्स है, दोनों के बीच की वैल्यू अलग अलग होगी। क्या होगी, अलग अलग होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो चार्ज है वो किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। जबकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। Fg is not dependent, is not dependent
shown medium, but FE is dependent on medium. It dependent on medium. FG क्या है? डिपेंड करता है क्या है? सो ये FE किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। ये FG मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ये हो गया तो यहाँ पे सुनना है दोनों बिजनेस यूनिट्स क्या होती हैं और डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब इसलिए करते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है तो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, किसने दिया हुआ है? एक न्यूमेरिकल तो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसी न्यूमेरिकल को हम करते हैं। इस न्यूमेरिकल को बोलते हैं एक न्यूमेरिकल तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फाइंड आउट करना है क्या ड्यूटी क्या दिया है मैं बताता हूँ आपको। चलो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन नेक्स्ट चैप्टर में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, इसमें करते हैं नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।